हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओपी सिंह है। और आज हम लोग जो दृष्टि की बुक है, क्विक बुक भारत एवं विश्व का भूगोल पंचम संस्करण, इसका आज हम लोग चैप्टर 19 शुरू करेंगे। ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद अवधारणाएं क्या क्या रही हैं ब्रह्मांड को लेकर के, फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा नीहारिका क्या होते हैं और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्या हैं। फिर उसके बाद में हम लोग इसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं सौर मंडल का एक भाग है और सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अगर हम और सिंपल भाषा में समझें तो जो कुछ हम देख रहे हैं और यहाँ तक कि जो हम महसूस कर रहे हैं या फिर जो कुछ भी है, एवरीथिंग, वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ ब्रह्मांड का हिस्सा है। वो सब क्या है? ब्रह्मांड है। सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। इसकी रचना नीहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई है। ये नीहारिका क्या होता है? नीहारिका धूल और गैसों के बादल होते हैं, उसको बोलते हैं नीहारिका। सौर मंडल का लगभग 99% से अधिक द्रव्यमान सूर्य में निहित है और जो सौर मंडल है उसका 99% क्या है? 99% जो द्रव्यमान है वो किस में है? सूर्य में है, मतलब सूर्य में निहित है, और 1% में बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं। तो ये है ब्रह्मांड। सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अवधारणाएं। क्या क्या अवधारणाएं अब तक रही हैं ब्रह्मांड को लेकर के। अवधारणाएं, कॉन्सेप्शंस। तो सबसे पहले इसमें टॉलेमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार सबसे पहले टॉलेमी ने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या दिया? जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। और इसके अकॉर्डिंग क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। टॉलेमी ने 140 ईस्वी की बात है,
140 ईस्वी के आसपास टॉलमी ने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अनुसार इन्होंने बताया कि पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं वो इसके चक्कर लगा रहे हैं, मतलब इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसके चारों ओर घूम रहे हैं। उसके बाद और ये अवधारणा काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रही। उसके बाद कॉपरनिकस आए 1543 ईस्वी में। 1543 में आते हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने टॉलमी की अवधारणा का खंडन किया और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इन्होंने जो टॉलमी का जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था उसका खंडन किया और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? हेलियोसेंट्रिक। और इसके अनुसार इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है तथा पृथ्वी एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, मतलब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में ये कॉन्सेप्ट दिया। फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। इसीलिए कॉपरनिकस को क्या है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कॉपरनिकस के लिए। उसके बाद 16वीं शताब्दी के आसपास केपलर ने ग्रहीय गतियों के नियमों की खोज की तथा इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। 16वीं शताब्दी में केपलर आते हैं। इन्होंने क्या है? ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए। ग्रहों के गति संबंधी नियम 11th क्लास में जो साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे उन्होंने 11th क्लास में ये दे रखे हैं, एक चैप्टर है उसमें दे रखे हैं। तो इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए 16वीं शताब्दी में केपलर ने। इसने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। इन्होंने सूर्य के लिए ग्रहीय कक्षा का क्या है? केंद्र माना। मतलब जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहीय कक्षा जो है उसका केंद्र क्या है? सूर्य है। उनका केंद्र क्या है? सूर्य है, ऐसा कहा केपलर ने। इसके बाद 1805 में आते हैं हर्सेल। 1805 में आते हैं हर्सेल। विलियम हर्सेल नाम था इनका। विलियम हर्सेल 1805 ईस्वी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र हैं। इन्होंने क्या बताया कि ये जो पृथ्वी हैं, सूर्य हैं और जो पृथ्वी, सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं ये सब क्या हैं? आकाशगंगा का एक अंश मात्र हैं। आकाशगंगा का अंश मात्र हैं ये सभी। ये किसने बताया था? विलियम हर्सेल ने 1805 में। उसके बाद 1920 में एडविन पी हब्बल आते हैं।
1920 ईस्वी में कौन आया? एडविन पी हब्बल। एडविन पी हब्बल, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। 1920 में एडविन पी हब्बल आते हैं और ये क्या बताते हैं? ये प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। इन्होंने ये बताया, हब्बल ने 1920 में, कि जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच दूरी बढ़ रही है, और इन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया। इस बात का प्रमाण भी दिया इन्होंने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब प्रश्न उठता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में 4 सिद्धांत प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर वैसे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इनमें 4 सिद्धांत हैं जो प्रमुख माने गए हैं और माने जाते हैं, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। अब इन सिद्धांतों में भी जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है? वो सर्वमान्य है, मतलब सर्वाधिक प्रचलित है बिग बैंग सिद्धांत। इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने रॉबर्ट वेगनर, इसमें देखिए, इस जो विस्तारित ब्रह्मांड जो है आपका, ये बिग बैंग थ्योरी जो है, इसका प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेतियर ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या है, इसका प्रतिपादन किया था, एवं बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या है, ये सिद्धांत दिया था सबसे पहले, और 1967 में 1967 में वेगनर ने क्या किया? रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। जो बिग बैंग थ्योरी थी उसकी व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की, रॉबर्ट वेगनर ने। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से की जा चुकी है। जो बिग बैंग थ्योरी है इसकी पुष्टि किससे की जा चुकी है? इसकी पुष्टि डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव से क्या है, इसकी पुष्टि की जा चुकी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई है।
इसी कारण से क्या है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये क्या कहती है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। ये जो ब्रह्मांड क्या है, संपूर्ण ब्रह्मांड जिसे हम देख रहे हैं, जिसमें सूर्य, पूरा सौर मंडल और आकाश गंगाएं हैं, ये सब क्या है, भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप व घनत्व अनंत था। मतलब एक बहुत छोटा सा क्या था, गोला था, एक छोटा गोला था और जो क्या है, भारी पदार्थों से निर्मित था। इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, मतलब एक बिंदु टाइप का। आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, ताप और घनत्व अनंत था। इसका टेम्परेचर क्या था, ताप इन्फिनाइट था, और इसकी डेंसिटी मतलब घनत्व ये भी क्या था, ये भी अनंत था। और इसकी बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर क्या है, महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर संकेंद्रित था, जो भारी पदार्थों से निर्मित था, जिसका आयतन बहुत ही सूक्ष्म था, अत्यधिक सूक्ष्म था, और ताप व घनत्व अत्यधिक था। इसको गुरुत्वीय एकक कहा गया। गुरुत्वीय एकक, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी इसको कहा गया था। तो इसमें विस्फोट हुआ अचानक और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में हैं। और इसी कारण से ये कहा माना जाता है कि मतलब जो पहले इसमें जब विस्फोट हुआ तो इसका जो मैटर था वो क्या है, दूर दूर भागा। यानी कि जो पिंड इससे निर्मित हुए वो क्या है, जब विस्फोट होता है तो केंद्र की चीज़ें क्या होती हैं, जिस चीज़ में विस्फोट होता है उसकी सारी चीज़ें, सारा मैटर उसका बाहर की ओर भागता है। तो उसी वजह से कहा जाता है कि इसमें प्रसार हो रहा है। प्रसार का पता लगा लिया, गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इससे ये मानने और लग गए, ये और विश्वास बढ़ गया कि भाई जो उत्पत्ति हुई है ब्रह्मांड की वो बिग बैंग सिद्धांत से ही हुई है। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की उत्पत्ति हुई, व्युत्पत्ति हुई। अब ये विस्फोट के साथ ही क्या है, समय की उत्पत्ति हुई, स्थान की उत्पत्ति हुई। समय, स्थान और वस्तु, समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति हुई। इसमें कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल,
H2 और हीलियम गैस। इसके बादलों से क्या है, आकाशगंगाओं और तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं और तारों का निर्माण। इसके बाद आते हैं होयल। होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से नवीन परिकल्पना प्रस्तुत की। होयल होयल ने इस परिकल्पना के विपरीत क्या परिकल्पना दी, स्थिर अवस्था संकल्पना। अंग्रेजी में इसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी इसको कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है, लेकिन इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। लेकिन वर्तमान में बिग बैंग सिद्धांत को ही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इन्होंने ये कहा, होयल ने बताया कि इसका विस्तार हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें विस्फोट नहीं हुआ था। किसी विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। लेकिन फिर भी बिग बैंग थ्योरी ही क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है। बिग बैंग सिद्धांत। आकाशगंगा एवं निहारिका। अब क्या है, गैलेक्सी और नेबुला। आकाशगंगा और निहारिका, गैलेक्सी एंड नेबुला। तो आकाशगंगा क्या है, निहारिका क्या है ये। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे होती है, हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचयन से, उनके संकुचित होने से। उसे निहारिका कहते हैं। जैसे धूल और जो गैस होती हैं उनका बहुत बड़ा समूह क्या कहलाता है, निहारिका कहलाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जिसे निहारिका कहा जाता है। बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, धूल कणों एवं गैसों के तंत्र को ही आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उससे बंधे हुए जो तारे हैं, धूल कण हैं, गैसें हैं, इन सब का तंत्र जो सिस्टम है, इन सब का जो ग्रुप है, उसको ही क्या है, आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है, गैलेक्सी कहा जाता है। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलते रहते हैं। इनमें अवरक्त किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें,
दृश्य प्रकाश एवं परावैंगनी तरंगे आदि शामिल हैं। आकाशगंगा से ये रेडिएशंस क्या हैं, निकलते रहते हैं। अवरक्त किरणें, गामा किरणें, अवरक्त इंफ्रारेड हैं, इंफ्रारेड रेज, गामा किरणें, फिर और ये रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स वगैरह, एक्स किरणें, और ये दृश्य प्रकाश एवं परावैंगनी तरंगे आदि। हमारा सौर मंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये सर्पिलाकार है एवं कई आकाशगंगाओं के बृहद समूह का एक सदस्य है जिसे स्थानीय समूह कहते हैं। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं एवं एक केंद्र है। आकाशगंगा की संरचना कुछ इस तरह की है, ये एक केंद्र और इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं। अब इसमें इसके अगर केंद्र की ओर चलें तो इसमें तारों का संकेंद्रण क्या है, बढ़ता जाता है, यानी कि इधर जो स्टार हैं वो क्या हैं, बाहर की तरफ कम होते हैं और अंदर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो उतने ही इनकी संख्या में क्या है, वृद्धि होती जाएगी। इस अंदर वाले भाग को बोलते हैं बल्ज। केंद्र वाला जो पार्ट है आकाशगंगा का उसको बल्ज कहा जाता है, जिसमें ब्लैक होल पाया जाता है। और आकाशगंगा के केंद्र में ही क्या है, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज़्यादा होता है। इस कारण से इस बल्ज के पास में क्या है, तारों का संकेंद्रण ज़्यादा होता है। बल्ज से जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसके सेंटर से, केंद्र से जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं तो तारों का संकेंद्रण क्या है, कम होता जाता है। मंदाकिनी की तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है, जबकि हमारा सौर मंडल मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में स्थित है। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देती है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। ये हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। नाइट में जब हम देखते हैं तो जो एक पथ जैसा बादलों का दिखाई देता है, ये बेसिकली तारों का समूह है, जिसे क्या है, जो मंदाकिनी आकाशगंगा है हमारी, वो उस आकाशगंगा का एक हिस्सा है जिसे स्वर्ग की गंगा या फिर मिल्की वे कहते हैं। गाँवों में देहात में कभी कभी इसे हाथी का पथ भी कहा जाता है। तो ये हमारी आकाशगंगा का ही क्या है, एक हिस्सा है। मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो सौर मंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। मंदाकिनी जो आकाशगंगा है, इसके सर्वाधिक पास स्थित जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। मतलब हमारी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी, इसके सर्वाधिक निकट जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इस सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक निकट आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, जो सौर मंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये सौर मंडल से दूर कितनी है, लगभग 22 लाख 22 लाख लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है ये। फिर है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र। ओरियन नेबुला क्या है,
ओरियन नेबुला। हमारी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है उसके सबसे शीतल और चमकीले तारों का क्षेत्र है ये, तारों का क्षेत्र। तो जो ओरियन नेबुला है वो क्या है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक भाग है, मतलब सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक क्षेत्र है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन पी हब्बल थे। आकाशगंगाओं का प्रतिसरण नियम किसने प्रतिपादित किया, एडविन पी हब्बल ने। प्रतिसरण नियम किसने दिया है, हब्बल ने। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। मंदाकिनी को देखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, गैलीलियो। गैलीलियो ने मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। तारे का जन्म तथा विकास, किसी तारे का जन्म कैसे होता है, कैसे उसका विकास होता है। तारे का जन्म तथा विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारे के जीवन चक्र की अवस्थाएं निम्न हैं। क्या अवस्थाएं हैं तारे के जीवन चक्र की, ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों एवं धूल के कणों या बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण आकाशगंगा के केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलने के कारण नवीन तारों का निर्माण होता है। इन्हीं बादलों को स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। देखिए, जो नेबुला होता है, जो धूल और गैसों के कणों के, धूल और गैस के जो बादल होते हैं, उनके केंद्र में जो एक नेबुला का निर्माण करते हैं वो क्या है, उसके केंद्र में क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो कण होते हैं धूल और गैस के, ये पास पास आते हैं और ग्रेविटी के कारण ही क्या है, इनके जब ये पास पास आते हैं तो इस नेबुला के केंद्र में, जैसे सपोज टू बी ये क्या है, ये बादल है, ये नेबुला है, ये नेबुला है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये धूल गैस के जो कण हैं वो क्या है, पास में आते हैं और फिर इसके केंद्र में क्या है, इसके केंद्र में जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है वो क्या है, वो शुरू हो जाती है और हाइड्रोजन क्या है, हीलियम में बदलने लगता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है किसी नेबुला में, तब उसे नेबुला ना कहकर उसके लिए स्टार कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और ये जो बादल होते हैं, जो प्रारंभिक बादल होते हैं, जैसे नेबुला जिसे हम कह रहे हैं, धूल और गैस के बादल, इनको स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, स्टेलर नर्सरी, इन्हें स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है।
जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। ये आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। मतलब आकाशगंगा में हाइड्रोजन का बादल बड़ा होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड क्या है, सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है जो तारे के जन्म का प्रारंभिक स्वरूप होता है। यह आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है और उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टार। आदि तारा। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ने से हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा पूर्ण तारा बन जाता है। तारा प्रकाशवान एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड होता है जो अपने द्रव्यमान के अनुरूप छोटा या बड़ा हो सकता है। तारे के केंद्र में चलने वाली निरंतर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात उसके क्रोड में हीलियम की प्रधानता हो जाती है तथा नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड में दबाव कम हो जाता है तथा तारा सिकुड़ने लगता है। कंटिन्यू किसी स्टार में क्या होता है, तारे में कंटिन्यू नाभिकीय संलयन होता रहता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है कि जो अभिक्रिया है, रिएक्शन है, वो चलती रहती है जिससे क्या है, हाइड्रोजन जो होता है वो सारा हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाता है, हीलियम में। फिर क्या होता है, तारे का जो केंद्र होता है उसमें क्या है, क्रोड जो भाग होता है, इसका केंद्र वाला भाग, इसमें क्या है, हीलियम की प्रधानता हो जाती है और क्या है, मतलब हीलियम ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है। इससे क्रोड में क्या है, दबाव कम हो जाता है। क्रोड में दबाव कम होने की वजह से तारा क्या है, सिकुड़ने लगता है। उसका आकार क्या है, कम होने लगता है, छोटा होने लगता है। पुनः तारे की बाह्य कवच के हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है, लेकिन इसका जो बाहरी हिस्सा है इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है, जारी रहती है। और इसका रंग लेकिन पहले जैसा नहीं रहता जैसे स्टार्टिंग में होता है। तो इस वजह से क्या है, इसमें ऊर्जा विकिरण की जो तीव्रता होती है वो घट जाती है और इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है और इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड, क्योंकि अब ये वैसा नहीं रहा जैसे इससे पहले था। इस अवस्था के तारे को लाल दानव कहा जाता है और जब ये लाल रंग का हो जाता है तब इसको बोलते हैं रेड जायंट स्टार, रेड जायंट स्टार, रक्त दानव, इसको क्या बोलते हैं, रक्त दानव। इस प्रक्रिया में अंततः हीलियम कार्बन में व कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। सबसे पहले हाइड्रोजन से क्या बना था, हीलियम। अब हीलियम जो है वो किस में चेंज हो रहा है, कार्बन और भारी पदार्थों में, कार्बन में चेंज हो रहा है और लोहे में, मतलब आयरन में। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर, अब ये सूर्य का द्रव्यमान क्या है 1.4 ms, 1.4 ms को सूर्य का द्रव्यमान बोलते हैं। इसको चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। 1.4 ms को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। क्या है ये, इसको समझेंगे हम लोग।
यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से मतलब 1.4 ms से कम होता है तो वह लाल दानव से श्वेत बामन में और अंततः काला बामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ में चेंज हो जाता है। अगर इससे द्रव्यमान क्या है, कम है, तो क्या होगा, 1.4 ms से कम होने पर ये रक्त दानव किस में चेंज हो जाता है, श्वेत बामन में ये चेंज हो जाता है। और श्वेत बामन बाद में इस श्वेत बामन को वाइट ड्वार्फ कहते हैं। फिर ये काला बामन में चेंज हो जाता है, यानी कि फिर ये काले रंग का हो जाता है, काला बामन, ब्लैक ड्वार्फ। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक है तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से यानी कि 1.4 ms से क्या है, अधिक है, तो तारे की मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। तारे का जो केंद्रीय भाग है और जो बाहरी परत है उसके बीच का भाग गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है, केंद्र में ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे के ऊपरी परत को नष्ट कर देती है। फिर इससे जो ऊर्जा निकलती है वो तारे की जो बाह्य परत है उसको नष्ट कर देती है और भयानक विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा विस्फोट, इसको क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह तारा न्यूट्रॉन तारा तथा इसके पश्चात ब्लैक होल में बदल जाता है। सुपरनोवा के बाद जो तारा जो जो अवस्था तारे की बचती है वो किस में चेंज हो जाती है, न्यूट्रॉन तारे में। न्यूट्रॉन तारा। और फाइनली न्यूट्रॉन तारा किस में चेंज हो जाता है, ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। समाप्त हो गया। इस तरह से तारा क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर आता है न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन स्टार। ये क्या होता है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं तारों का रंग, तापमान एवं उम्र, कैसे कैसे कलर का दिखता है ये। तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारे के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों का रंग, तापमान एवं उम्र। उम्र भी ज्ञात कर सकते हैं इससे। कैसे ज्ञात की जाती है, तारों के रंग से उसके तापमान को ज्ञात किया जाता है। तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है। तारे जो ऊष्मा मुक्त करते हैं उसके आधार पर इनकी तारे की आयु क्या है वो ज्ञात की जाती है। नीला व सफ़ेद अगर तारे का रंग है, नीला व सफ़ेद, तब तारा कैसा है, युवा तारा कहलाता है। इससे पता चलता है कि वो प्रारंभिक तारा है, युवा तारा है अभी। और अगर नारंगी रंग है,
नारंगी। तो इसका मतलब है तारा कैसा है? प्रौढ़, प्रौढ़ अवस्था में आ चुका है। और अगर लाल है तो इसका मतलब है अब वो वृद्ध हो गया है, मतलब समाप्ति की ओर जा रहा है। अंततः विस्फोट के बाद तारे की मृत्यु हो जाती है और वह ब्लैक होल बन जाता है, कृष्ण विवर। और इसके बाद में क्या है? तारे विस्फोट हो जाता है। अगर सूर्य के द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान है तारे का तो, और विस्फोट के बाद क्या है? मृत्यु हो जाती है तारे की। मृत्यु के बाद अब क्या बनता है? कृष्ण विवर, कृष्ण विवर, ये शब्द याद रखना है। कृष्ण विवर मतलब ब्लैक होल, इसका मतलब वही है, ब्लैक होल ही है ये, ना कि कुछ और। फिर चंद्रशेखर सीमा, अभी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, सूर्य का द्रव्यमान, चंद्रशेखर सीमा, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे जिन्होंने श्वेत वामन तारों के जीवन अवस्था के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। एस चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी खगोल भौतिकविद थे। इन्होंने श्वेत वामन, जो वाइट ड्वार्फ होता है तारे की जो अवस्था होती है, उसके जीवन अवस्था के बारे में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान ही श्वेत वामन के द्रव्यमान की ऊपरी सीमा है। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि जो श्वेत वामन होता है, वाइट ड्वार्फ होता है, वो सौर द्रव्यमान यानी कि 1.44 जो सूर्य का द्रव्यमान है, 1.4 ms जो सूर्य का द्रव्यमान है, वो श्वेत वामन के द्रव्यमान की क्या है? ऊपरी सीमा है। इससे अधिक द्रव्यमान नहीं होता है श्वेत वामन का, इन्होंने बताया। और इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, क्योंकि इससे अधिक अगर द्रव्यमान है तो क्या है? तो उसमें विस्फोट हो जाएगा और वो सुपरनोवा विस्फोट कहलाएगा। और उसके बाद में क्या है? तारा न्यूट्रॉन तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारे के बाद में क्या होगा? ब्लैक होल में बदल जाएगा भाई। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.A. फाउलर के साथ 1983 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी के लिए W.A. फाउलर के साथ 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा बेसिकली क्या है? अभी हमने देखा था कि न्यूट्रॉन तारे में चेंज हो जाता है। बात कर लेते हैं स्पेशल इसकी। न्यूट्रॉन तारा सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रीय भाग, जो कि अत्यधिक घनत्व वाला होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद में जो केंद्रीय भाग बचता है वो क्या है? अत्यधिक घनत्व वाला होता है, से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। तो जो केंद्रीय भाग बच जाता है सुपरनोवा विस्फोट के बाद में, उससे न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। अधिक गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से बने तारों को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अधिक गति से यानी कि तेज गति से चक्कर लगाने वाले न्यूट्रॉनों से जो तारा बनता है उसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं।
न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में क्या है, संगठित रहते हैं। ये तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश क्या हैं, न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं और ये तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, ये क्या है, रेडियो वेव्स उत्सर्जित करते हैं। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। न्यूट्रॉन तारे को पल्सर भी कहा जाता है। पल्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से गति करता है। अब बात करते हैं कृष्ण विवर, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल शायद 2019 में ही इस पर सिविल सर्विस की आईएएस के एग्ज़ाम में कृष्ण विवर से ब्लैक होल पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है वो कृष्ण विवर आया है वहाँ पर। अंग्रेजी में तो ब्लैक होल ही है, लेकिन हिंदी में कृष्ण विवर का यूज किया है उन्होंने। शायद 2019 का ही है एग्ज़ाम जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। कृष्ण विवर अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थान है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश का परावर्तन या किसी भी वस्तु का वहाँ से पलायन नहीं हो सकता। जो ब्लैक होल होता है वो अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इतना अधिक कि प्रकाश का परावर्तन भी नहीं हो सकता वहाँ से, या किसी भी वस्तु का वहाँ से पलायन नहीं हो सकता। अगर कोई भी वस्तु वहाँ चली जाए तो ये ब्लैक होल उसको पकड़ लेगा वहीं के वहीं। यहाँ तक कि जो प्रकाश होता है, अगर प्रकाश को उस पर डाला जाए, प्रकाश किरण अगर उस पर डाली जाए ब्लैक होल पर, तो उसको भी ये पकड़ लेता है, लौटने नहीं देता है। इतना स्ट्रॉन्ग इसका जो ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है। इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। दूरबीन से भी इसको नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश किरणें अगर इस जाती हैं, हम प्रकाश किरणों के माध्यम से ही देखते हैं, और वो ब्लैक होल में जाएंगी तो वो लौट के ही नहीं आ रही, तो हमें कैसे पता लगेगा? उसकी इमेज ही हमारे मस्तिष्क में नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम इसको दूरबीन से भी नहीं देख सकते। कृष्ण विवर की पुष्टि प्रकाश के अपने पथ के विचलन के द्वारा की जाती है। कृष्ण विवर है, ब्लैक होल है, इसकी पुष्टि कैसे होती है? प्रकाश के अपने पथ से विचलन के द्वारा। ब्लैक होल का निर्माण तब हो सकता है जब न्यूट्रॉन तारे में द्रव्यमान एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो। ब्लैक होल का निर्माण कब हो सकता है? जब न्यूट्रॉन तारा जो है उसमें द्रव्यमान क्या है, एक ही स्थान पर, मतलब एक ही पॉइंट पर, एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए। एक ही पॉइंट पर नहीं कह सकते, मतलब एक ही स्थान पर संकेंद्रित हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो रही हो, तब वो ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है। ब्लैक होल आकार में बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। छोटे ब्लैक होल एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। छोटे ब्लैक होल इतने छोटे हो सकते हैं कि वो एक परमाणु जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान उनका बहुत अधिक होता है। जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक होता है, वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर में परिणत हो जाते हैं। मतलब जिन तारों का द्रव्यमान, ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से अधिक अगर द्रव्यमान है तो वो विघटित होकर के क्या बनाते हैं? कृष्ण विवर बनाते हैं।
इसके बाद नक्षत्र, नई चीज आती है नक्षत्र। नक्षत्र क्या होते हैं? एस्टरिज्म, एस्टरिज्म, नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ये तारों के समूह होते हैं जो क्या है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक निश्चित आकृति में ही रहेंगे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। इनकी संख्या 27 मानी जाती है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? नक्षत्रों की संख्या 27। लेकिन भारतीय जो मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने 28वें नक्षत्र की भी परिकल्पना की है, जिसको नाम दिया जाता है अभिजीत। अभिजीत। तो वर्तमान में जो माने जाते हैं नक्षत्र वो कितने हैं? 27 माने जाते हैं। लेकिन जो भारतीय मनीषी थे उन्होंने 28वें नक्षत्र की परिकल्पना की थी, जिसे अभिजीत कहा जाता है। यह आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक स्थित होते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ ये देखने को मिल जाते हैं एवं रात में दिखाई पड़ते हैं। कुछ प्रमुख नक्षत्र जैसे चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आर्द्रा, अनुराधा, रोहिणी इत्यादि, ये कुछ प्रमुख नक्षत्र हैं। नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस क्या होता है? इसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन। आकाश में, सॉरी ये नहीं है, कुछ और ही लिख दिया हमने। नक्षत्र दिवस वो दूसरी चीज़ है, तारामंडल हो जाएगा। नक्षत्र दिवस किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। नक्षत्र दिवस क्या है? किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से, कोई नियत नक्षत्र है उसके मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। और ये कितने का होता है? 23 घंटे 56 मिनट का होता है। एक नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का होता है। किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच के समय को, किसी नियत नक्षत्र के मध्याह्न रेखा के ऊपर से, कोई नियत नक्षत्र है उसकी मध्याह्न रेखा है, उसके ऊपर से 2 बार गुजरने के बीच के समय को क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। और इसकी अवधि कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट। ये दिवस कितने? 23 घंटे 56 मिनट का होता है। इसके बाद आता है तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? आकाश में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित तारे।
सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित तारे क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। वर्तमान में तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को भी शामिल माना जाता है। वर्तमान में जो तारामंडल की संकल्पना को माना जाता है तो उसमें क्या है, उसके आसपास का जो वातावरण है उसको भी शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार इनकी संख्या 88 मानी गई है। जो IAU यूनियन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इसके अनुसार तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88 तारामंडल माने गए हैं। इसके बाद आता है ध्रुव तारा, पोल स्टार। ध्रुव तारा मतलब पोल स्टार। ध्रुव तारा क्या है? उत्तरी ध्रुव पर स्थित तारे को ही ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर जो तारा स्थित है उसको ध्रुव तारा कहते हैं। ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यह लिटिल बियर तारा समूह का ही सदस्य है। देखिए, जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, इस पर ये क्या है, स्थित रहता है अपने स्थान पर हमेशा। ये उत्तरी ध्रुव पर ही रहता है और ये लिटिल बियर तारा समूह का है, क्या है, सदस्य है। लिटिल बियर लिटिल बियर नाम का क्या है, एक तारों का समूह है। ये उसका सदस्य है, पोल स्टार, ध्रुव तारा। सप्तऋषि मंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अर्थात जो सप्तऋषि तारामंडल है उसकी सहायता से ध्रुव तारे की जो लोकेशन है उसको जान सकते हैं। अर्थात सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए, सप्तऋषि मंडल के जो संकेतक तारे हैं, 6th क्लास NCERT में ये ज्योग्राफी की जो बुक है उसके शायद फर्स्ट चैप्टर में ही ये दे रखा है कि किस तरह से उसमें दिखाया गया है, वो रेखा मिलाते हुए कि किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे को इंगित करेगी। सप्तऋषि तारामंडल कुछ इस तरह से जो तारे हैं तो इसमें तो 2 तारे इस तरह से इस साइड में हैं, तो यहाँ से ऐसी अगर रेखा खींची जाए तो ध्रुव तारा यहाँ पर, ये ध्रुव तारे की ओर जाएगी। अब नई चीज़ आती है, नई हेडिंग आती है, सौर मंडल की संरचना। सौर मंडल की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल की संरचना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।